जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये बाल विकास सीडीपी का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि सीरीज नंबर 3 है दोस्तों। और ये क्वेश्चन है 2013 का, जुलाई 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ सभी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कराया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। अव्ययभूत, सामाजिक, अनुभाविक, संदर्भगत। क्या है साथियों? संदर्भगत। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, सामाजिक को छोड़ के स्टेनबर्ग ने सभी को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। किस पर? सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यता, शिक्षास्त्रियों में अनुबंधित कौशल, यानी कि विद्यार्थी जो होता है दोस्तों उसमें अनुबंधित कौशल। तो यहाँ पे जो है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, सभी व्यक्तियों की लक्षण मतलब विलक्षण जो होता है, सोचने की योग्यता अलग अलग होते हैं, बुद्धि अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ हो गया, थ प च ध्वनियाँ है। क्या है दोस्तों? रूपिम है, लेखिम है, शाब्दिम है या सौनिम है। तो याद रखिएगा, थ प च ध्वनि जो होता है साथियों, क्या होता है? ये सौनिम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों, लड़का और लड़कियों में भेदभाव जो होता है उसे ही जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है। तो यहाँ भेदभाव बोल रहा है, रूढ़िवादिता से बचने के लिए, यानी कि भेदभाव नहीं करना है। तो इसके लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। हाँ, कुछ हद तक सही है। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। देखिए साथियों, सभी विद्यार्थी क्या होता है, शिक्षक के लिए एक समान होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो किसी के साथ हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करेंगे? नहीं, लड़कियों को क्या कहेंगे कि कुश्ती आप लोगों से नहीं होगा, ये सब लड़कों का काम है। तो ये गलत बात हो गया। दोनों को बराबर अवसर देना होगा, ये भी गलत हो गया। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? जी नहीं, केवल लड़कों को क्यों बोलेंगे साथियों? तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए? विद्यालय को साथियों किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षास्त्री के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षास्त्रियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षास्त्री सीखने के योग्य या अयोग्य है, व्यक्तिगत शिक्षास्त्री को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो साथियों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षास्त्री सीखने के लिए योग्य है या अयोग्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले साथियों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से साथियों क्या होता है कि मोटिवेट मिलता है हमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षास्त्रियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? शिक्षास्त्रियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को साथियों संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, ये देखिए साथियों, 4 ऑप्शन है इसमें। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षास्त्रियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ये देखिए, अनेक अवसर उपलब्ध कराना पॉजिटिव वर्ड है। हम कहीं और क्यों खोजें? शिक्षास्त्रियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय भेजना नहीं।
सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। नहीं साथियों, यहाँ क्या हो गया, फर्स्ट में ही आपको दिख गया, जहाँ मिलेगा मतलब अनेक अवसर, विविध गतिविधियाँ, तो वो ऑप्शन हमेशा क्या होता है, सीडीपी में सही होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं साथियों, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर, निरंतर परीक्षण नहीं। सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देते हैं। हाँ, ये सही हो सकता है। अब आगे और दो ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, यह भी गलत है दोस्तों, सामंजस्य पर भी उतना ध्यान नहीं देंगे। तो क्या हो जाएगा कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन क्या है, विद्यालय आधारित आकलन शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंगभीर और लापरवाह बनाता है। क्या करता है यहाँ पे ये जो है, शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंगभीर और लापरवाह बनाता है, जी बिल्कुल नहीं। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, जी बिल्कुल नहीं। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों के प्रति में बाधा उत्पन्न करता है, नहीं साथियों। ये क्या करता है, परिचित वातावरण और सीखने में सभी शिक्षार्थियों की क्या करता है, मदद करता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है, शिक्षार्थियों को का समान योग्यता स्तर, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करने, थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। तो क्या करता है यहाँ पे, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। ठीक है, एक शिक्षिका है साथियों, एक शिक्षिका है जो कि क्या कर रहे हैं, उसके कुछ कक्षा में जो है कुछ विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा, विकलांग जो बच्चे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए क्या कहना उचित होगा। क्या बोलेंगे कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। पहले नहीं, एक सेकंड दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं और ऑप्शन क्या बोल रहा है। और ऑप्शन बोला है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे साथियों, उसके साथ मतलब अभद्रता का व्यवहार हो जाएगा। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कुछ कक्षा में ही नहीं, ये भी सही नहीं रहेगा। पहिया कुर्सी वाले, ये भी सही नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, इससे क्या होगा, उसे मोटिवेट भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। किसके कारण हो सकता है साथियों, कमेंट करके बताइएगा। सेरेब्रल डिसफंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न और सांस्कृतिक कारक। तो क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक कारक के बिना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक समावेशी विद्यालय क्या होता है कि शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से समक्ष बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। नहीं साथियों, यहाँ दो नेगेटिव वर्ड है, कम है, मध्य। शिक्षार्थियों के मध्य में क्या करता है, अंतर करता है, जो कि समावेशी विद्यालय के लिए एक शोभा नहीं देगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला दो ऑप्शन है कि विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। जी बिल्कुल नहीं, सबको साथ लेकर चलता है।
शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है? जी बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा सर जी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को यानी कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होता है उसको क्या किया जाए? को डैश मतलब ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। देख लेते हैं और ऑप्शन क्या है। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं? जी नहीं, शिक्षक की तो आवश्यकता पड़ेगा ही। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन जाते हैं? जी ऐसा कुछ नहीं होता है। अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, ऐसा भी कुछ नहीं होता है साथियों। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होता है कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। डैश के कारक प्रतिभाशालिता होती है? किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है दोस्तों? आनुवांशिक रचना के कारण, वातावरणीय अभिप्रेरणा, ए और बी का संयोजन होता है, मनोसामाजिक कारक के द्वारा। तो यहाँ पे दोनों का रोल हो रहता है दोस्तों, एक अनुवांशिक का भी रहता है और वातावरण का भी रहता है, दोनों का रोल रहता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त है? देखिएगा यहाँ दो बात बोला, सीखने और सुनने के लिए और अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन सा उपयुक्त है? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, एक लंबे समय से निष्क्रिय रूप से सुनना। जी नहीं, ऐसे सुन के हम कुछ नहीं कर सकते। निरंतर गृहकार्य देते रहना, गृहकार्य निरंतर क्यों देंगे? उसे सारे एक्टिविटी करके दिखाना होगा साथियों। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना? जी नहीं, तब तो एक ऑप्शन बचा है, पढ़े या ना पढ़े कोई बात ही नहीं है। शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये उसके खुद के ऊपर भी कभी कभी डिपेंड कर जाता है साथियों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। चलिए देखते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है? डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मतलब बोलने में दिक्कत हो गया। डिसलेक्सिया हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या होगा? डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर ए। डिसकैलकुलिया आपका गणित से संबंधित हो गया साथियों। डिसलेक्सिया आपका जाके यहाँ से लिखने से संबंधित हो गया। अधिगम निर्योग्यता, क्वेश्चन नंबर 17। अधिगम निर्योग्यता क्या होता है? एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होते हैं। क्या होता है? यह एक क्या है साथियों? चर अवस्था होता है। ऑप्शन नंबर बी। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? क्या है साथियों? समस्या की पहचान करना, पहला ऑप्शन। दूसरा है समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना, परिणामों की आशा करना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? समस्या की पहचान करना। जी करना तो पड़ेगा समस्या की पहचान भी साथियों, लेकिन समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना ये जरूरी बात हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19। एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। देखिएगा ध्यान से कि जो विद्यार्थी त्रुटि करता है उसको एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए।
व्याख्या और अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों कि एक सेकंड, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करता है ना, तो उन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं होगा, वो खुद ब खुद ठीक कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। ठीक है, सीमा कोई भी परीक्षा देना चाहती देगी जिसमें वो A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिला होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है दोस्तों? जैसे कि बहुत सारे बच्चों में होता था ना कि क्या होता है कि उसे मतलब लालसा तो रहता है कि हम टप कर जाएं, बट क्या होता है परीक्षा भवन में जैसे वो दाखिल होता है वो नर्वस हो जाते हैं, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, हृदय की धड़कनें तेज हो जाता है, कैसे क्वेश्चन रहेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो वह जो है इसका मुख्य कारण कि क्या होता है, किस रीजन से होता है। देखिए क्या है, शायद वह अपनी तैयारियों के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। जी नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। शायद वह इस परीक्षा के लिए परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती होगी। परीक्षा के बारे में क्या सोचेगा साथियों? शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, आत्मविश्वासी नहीं होगा दोस्तों, तो वो A+ ग्रेड लाने की लालसा कभी नहीं रखता। तो क्या होगा कि यहाँ शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए 21 नंबर आ गया। अब निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया गई सूचना विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? क्रिया के सूचना विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना, वर्णन करना है। क्या होगा? अंतर करना साथियों। क्या हो जाएगा? अंतर करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। राजेश क्या है? अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है। अपने वो कोर्स की पुस्तक पढ़ने के लिए अतिरिक्त वह प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। भोजन अवकाश में क्या करता है? परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है, नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। क्या होगा? तथ्य आधारित शिक्षाशास्त्री हैं वो, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षाशास्त्री हैं। आकलन आधारित शिक्षाशास्त्री आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षाशास्त्री हैं। क्या होगा साथियों? वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित, खुद अंदर से मोटिवेटेड हैं वो, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षाशास्त्री हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोजन करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण होता है। क्या बोल रहा है साथियों कि यहाँ पे यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर कोई बच्चों पर खोजन करने की अनुमति दे दी जाए तो वो क्या करता है? वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है, उसे डिमोटिवेट किया जाता है, तो वो व्यथित हो जाते हैं। तो ऐसा डैश के कारण, उनकी अभिप्रेरणा के कारण होता है। अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, कक्षा के साथ संबंध होने के लिए, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने के में, अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। किस रीजन से होता है साथियों? तो अपनी उपेक्षा को
कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ जो है साथियों क्या करता है, शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखें। विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास के रीजन से। तो क्या होगा कि विविध शिक्षार्थियों, विविध जहाँ आएगा दोस्तों, विविध जो है एक पॉजिटिव कीवर्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। साथियों टॉपिक वाइज ही क्लास चलेगा आप लोगों का। नोटिफिकेशन का थोड़ा इंतजार है क्योंकि हम भी थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं नोटिफिकेशन नहीं आया है तो, लेकिन दिसंबर में तो एग्ज़ाम होगा दोस्तों। नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा आप लोगों का डेली यहाँ पे 2 से 3 क्लास होगा 8, वो भी लाइव क्लास होगा दोस्तों विथ डिजिटल बोर्ड। आ चुका है, सेटअप नहीं हुआ है, सेटअप हो रहा है साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। कौन सा सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ में अप्रभावित है, गलत है साथियों। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, जी बिल्कुल नहीं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, दोनों, ये सही है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक कैसे हो सकता है दोस्तों? बाधक तो नहीं हो सकता है ना, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही जवाब हो गया। बच्चे के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? एक सेकेंड, हाँ अब बताइए। समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योग्यात्मक नहीं होता है। अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होता, गलत है, एक साथ होता है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है, जी नहीं। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखता है, जी नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। समाजीकरण है क्या है? शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूल, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, ऑप्शन नंबर सी। अनुकूलन मतलब मिलजुल के रहना साथियों, ये होता है। चलिए, एक पीटी टीचर, पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? चलिए इसका ऑप्शन देखा जाए, क्या ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना है। तो क्या करेंगे साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाएंगे तब तो वो सीख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। क्या करेंगे साथियों? आत्मसात करेंगे, निर्माण करेंगे, संक्रियाकरण करेंगे, तर्क संगत देंगे। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे? आत्मसातीकरण करेंगे, आत्मसात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं।
सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने डैश कर लिया। क्या किया? समायोजित किया, अनुकूलित किया, समुचित किया, अंगीकार किया। साथियों ये जो है पिया जैसे क्वेश्चन दिया गया है, तो क्या करता है वो? अनुकूलित कर लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। साथियों यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।